हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम पेशवा राज्य के बारे में डिटेल से जानकारी आज के सेशन में लेने वाले हैं। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए जो है रिवीजन क्रैश कोर्स जून 2023 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है। यह जो क्रैश कोर्स है रिवीजन क्रैश कोर्स है वो आपको 100% गारंटी सिलेक्शन की गारंटी देता है। साथ ही साथ यह जो क्रैश कोर्स है इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे टोटल 10 यूनिट के ऊपर। साथ ही साथ 20 प्लस मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगी। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है। ये जो नोट्स रहेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में भी इसको पढ़ सकते हो। 2000 प्लस एमसीक्यूज़ की क्वेश्चन बैंक रहेगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ पेपर 2 के साथ पेपर 1 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह जो कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स है इसकी फ़ीस मात्र 10,000 है, जिस पर आपको 60% ऑफ मिलेगा और 3,999 रुपये में जो है ये कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आपको आज ही यह जो ऑफिशियल्स नंबर है इस पर आपको कांटेक्ट करना है। फ्री डेमो लेक्चर देखने के लिए आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ आप अगर सर्च कर लिए तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आप जो है फ्री डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर ऑफिशियल्स नंबर जो दिए हुए हैं स्क्रीन पर इस पर आपको कांटेक्ट करना है। नवीन राज्यों का उदय में आज हम देखेंगे पेशवा। ठीक है, पेशवा हमें पढ़ना है। तो देखिए, इससे पहले जो है एक टॉपिक में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जो है यह टॉपिक में आपको मध्यकालीन इतिहास जब हम स्टार्ट करेंगे तब आपको पढ़ाऊंगी। और आज के सेशन में हम पेशवाओं को अभ्यास करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि आप सभी को पता है छत्रपति शाहू महाराज, ठीक है। तो शाहू महाराज जो है उनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था, ठीक है। तो बहुत टाइम तक उन्होंने वहीं पे रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, मराठा साम्राज्य की जो बागडोर थी वह ताराबाई के हाथों में थी, ठीक है। ताराबाई जो है उन्होंने जो है 1700 से लेकर 1707 तक जो है मराठा साम्राज्य को एक प्रकार से संभाला था। इसी में ही हम देखते हैं कि जब शाहू की वापसी हुई तब इन दोनों में जो है टकराव होगा, किस लिए, गादी के लिए, ठीक है। तब क्या होता है 1708 में हम देखते हैं कि खेड़ का युद्ध होता है, ठीक है। ये खेड़ का जब युद्ध होता है इसका परिणाम ऐसा होता है कि उत्तर जो भाग रहेगा उस पर मतलब शाहू राज्य करेंगे, और हम देखते हैं कि दक्षिण जो है माने कोल्हापुर जो है उस पर राज्य करेंगे शिवाजी द्वितीय जो ताराबाई के पुत्र थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो साम्राज्य है खेड़ युद्ध के कारण बढ़ जाता है। उसी में ही हम देखते हैं कि जब राजा राम की मृत्यु के बाद उनका दूसरा पुत्र जो रहता है संभाजी द्वितीय, यह गद्दी पर आ जाते हैं कोल्हापुर के, ठीक है। उसके बाद वारना का जब तह होगा, वारना आप याद रख लेना, क्योंकि वारना का तह जब होता है संधि जब होती है तब जो है संपूर्ण सत्ता जो है अधीन आ जाती है, माने कोल्हापुर के जो संभाजी द्वितीय अधिकार में जो भी क्षेत्र होगा, ठीक है, जिसकी राजधानी कोल्हापुर रहती है, उस पर से उनका सब अधिकार हट जाएगा और पेशवा ही सब कुछ रहेंगे। तो इस प्रकार से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अभी बताया कि किस प्रकार से खेड़ के युद्ध होगा और दो भागों में इसका बंटवारा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब शाहू होते हैं छत्रपति, उस टाइम पे वे नया एक पद बनाते हैं सेना करते सेनापति का, जिस पर वह बालाजी विश्वनाथ को रखते हैं, और आगे चलकर बालाजी विश्वनाथ जो है उन्हीं को ही पेशवा पद दिया जाता है, ठीक है, 1713 के बाद। और यह जो पद हो जाएगा बाद में अनुवांशिक हो जाएगा। यही से ही हम पढ़ते हैं पेशवा का राज्य, ठीक है। क्लियर है किस प्रकार से। तो देखिए क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ जो है इनकी पेशवा मराठा शक्ति का उत्कर्ष करते हैं, जिसमें बालाजी विश्वनाथ जो रहेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको द्वितीय प्रवर्तक भी माना जाता है। पहले तो शिवाजी थे और सेकंड इनको माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यह एक अगर स्टार्टिंग लाइफ की इनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो है एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और कर संग्रह करना का कार्य जो है इनके
पर अनुवांशिक कार्य था इनका, माने इनके घर के सभी लोग जो है कर संग्रहण करता थे। बालाजी के कर संबंधित बहुत अच्छा नॉलेज था और इसी नॉलेज के कारण हम देखते हैं कि 1696 में वह पूना के सभासद बनते हैं और प्रारंभ जो है उनको सेनापति धनाजी जाधव रहते हैं। धनाजी जाधव जो है सेवा में रहे थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद हम देखते हैं कि जब धनाजी जाधव जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र होते हैं चंद्रसेन। ठीक है, धनाजी के पुत्र चंद्रसेन होते हैं। तो चंद्रसेन जो है वह ताराबाई के पक्ष में होते हैं। ठीक है, तो इससे जो है शाहू एक प्रकार से दुखी हो जाते हैं और वह इनका जो पक्ष है वो छोड़ के चले जाते हैं। किनके पक्ष में? शाहू के पक्ष में। ठीक है, सिर्फ पक्ष में ही नहीं जाते तो शाहू को गादी प्राप्त करवाने में इनकी जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी कारण हम देखते हैं कि 1708 में जो है शाहू ने बालाजी जो है उनको सेनापति का पद दे दिया था। तो याद रखना है कि बालाजी को सेनापति का पद कब दिया गया था? तो याद रखना 1708 में दिया गया था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक का जो टाइम पीरियड है बालाजी विश्वनाथ का है। इनको द्वितीय प्रवर्तक माना जाता है। यह एक ब्राह्मण कुटुंब से आते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कर संग्रह करने का कार्य करते थे और इनके नॉलेज जो है इनके कारण 1696 में यह पूना के सभासद बनते हैं। और स्टार्टिंग में जो है यह कार्य धनाजी जाधव जो है उनके साथ करते थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इनके पुत्र चंद्रसेन जो है ताराबाई का पक्ष लेते हैं। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ जो है वह शाहू का पक्ष लेते हैं और शाहू को गादी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 1708 में जो है शाहू इन्हें सेनापति का पद देते हैं और यहाँ से ही इनके कार्य जो है हमें स्टार्ट होते हुए या फिर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर है। धनाजी की मृत्यु के बाद ये अभी बता दिया आपको, उनको कब सेनापति पद मिलता है या फिर सेना करते पद कब मिलता है? तो 1708 में मिलता है और 1713 में जो है पेशवा करके इनकी नियुक्ति हो जाती है। तो सबसे पहले यह सेनापति बनते हैं और फिर पेशवा, और 1713 के बाद हम देखते हैं कि ये पेशवा जो पद है वो अनुवांशिक हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, सिर्फ इतना ही नहीं कि शाहू को गादी प्राप्त करने के लिए इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो साथ ही साथ जो चंद्रसेन यादव है जिनके पक्ष इनके पिताजी के पक्ष में ये रहा करते थे, तो इनको भी इन्होंने परास्त कर दिया था। और साथ ही साथ पश्चिमी घाट सीमा तक एक संरक्षक थे कान्होजी आंग्रे करके, और कान्होजी आंग्रे जो है इनको बिना युद्ध किए ही शाहू के गढ़ में लाकर मिला लिया था। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, ओके। साथ ही साथ इनके टाइम पीरियड पे जो है उनको मतलब जो कोल्हापुर की है उनसे संघर्ष करना था। सिंधिया थे, अंग्रेज थे और पुर्तगालियों का भी इन पर बहुत ज़्यादा दबाव। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि मराठा संघ में एक नई शक्ति या फिर उदय करने का कार्य जो है बालाजी विश्वनाथ ने किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ जो है अपने कौशल्य के कारण क्या करते हैं? मुगल एवं मराठों के बीच में एक संधि करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? दिल्ली की संधि। पूछी जाती है कि दिल्ली की संधि कब हुई थी? 1719 में जो है दिल्ली की संधि हुई थी। तो ये बात आपको याद रखना है। किसके सैयद बंधु आपने सुना होगा, तो सैयद बंधुओं में से एक होता है हुसैन अली। इससे वह क्या करते हैं? दिल्ली की संधि करते हैं। कब? 1719 में। ठीक है, तो इस संधि के समस्त अंतर्गत क्या होता है कि समस्त जो शिवाजी के जो स्वराज्य के अंतर्गत दुर्ग आते हैं वे सभी वापस कर दिए गए छत्रपति शाहू को। शाहू के नियंत्रण में जो है जो भी क्षेत्र थे, फॉर एग्जांपल खानदेश, बरार, गोंडवाना, कर्नाटक, इन सभी को उन्होंने कर्नाटक से जो जीता था वो भी वापस कर दिए गए। मराठों को 6 प्रांतों की चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। अब चौथ एवं सरदेशमुखी क्या होता है यह भी आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? एक प्रकार के टैक्सेस है, कर है, जो मराठा राज्य के क्षेत्र से एकत्रित किए जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली एक टैक्सेस है। चौथ एक कर था जो जमीनों पर लगाया जाता था। ठीक है, इसको याद रखना कि ये क्या लैंड पर लिया जाता था, माने जमीन पर लिया जाता था। ठीक है, और सरदेश माने ये एक प्रकार से मराठा साम्राज्य में वंशानुगत अधिकार के दावा करने वाली ये क्या थी? चौथ थी। ठीक है,
और सरदेशमुखी क्या होती है, तो भूमि का राजस्व का एक रूप था, जिसे अगर मराठा साम्राज्य पर आक्रमण से बचने के लिए, माने मराठा अगर आक्रमण कर देते हैं तो उसको बचने के लिए यह जो सरदेशमुखी है उसका अधिकार दिया जाता था। तो ये दोनों ही एक प्रकार के टैक्सेस हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शाहू को चौथ के बदले जो है 15,000 सैनिक की सहायता मुगल सम्राट को देने की भी बात कही गई। यहाँ याद रखिए कि यहाँ बात क्या हुई थी कि सैनिक या ठीक है, मुगलों पर अगर आक्रमण हुआ तो उसके बदले में संरक्षण कौन करेंगे, तो मराठा करेंगे। यह संधि से यही साबित हुआ था। साथ ही साथ छत्रपति शाहू, उनकी माँ येसुबाई, इन सभी को कैदी बना दिया गया था, तो इनकी भी रिहाई इस संधि के तहत हुई थी। और यह जो संधि है इसको रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। आगे हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है 1720 में, और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र माने बाजीराव प्रथम जो है वो शासन करने आते हैं, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम जब शासन करने के लिए आते हैं वे मात्र 19 वर्ष के रहते हैं, ठीक है। 19 वर्ष की आयु में ये जो है पेशवा बनते हैं। और याद रखना कि मराठा अधीन जितनी शक्ति अपने मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने में इनका भी हाथ है। इनकी जो स्थिति थी, वे क्या करना चाहते थे, जो भी मराठी सरदार है वह क्या हो, इंडिपेंडेंट ना हो, वह एक दूसरे पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाना चाहते थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो मराठा बाजीराव जो है वो बहुत अच्छे से जानते थे कि भारत मतलब उनका कहना था कि अब समय आ चुका है कि विदेशी को भारत से निकाल दे और हिंदू के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर ले, ठीक है। तो उन्होंने कहा भी था कि हम इस पुराने वृक्ष, माननीय जो मुगल साम्राज्य है उस पर इन्होंने टीका की थी कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तनों पर प्रहार करेंगे, जिससे क्या हो जाएंगी, शाखाएं जो है अपने आप ही गिर जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजीराव जो है उनके निज़ाम के साथ किस प्रकार से संबंध थे। तो निज़ाम आप सभी को पता है, हैदराबाद के निज़ाम जो है 1724 में अपनी स्वतंत्रता जो घोषित की थी, किसने, निज़ाम उल मुल्क ने, ठीक है। तो निज़ाम उल मुल्क एवं मराठा जो है इनके बीच मेन जो संघर्ष का कारण था वो कोल्हापुर था। अब देखिए कोल्हापुर एवं सातारा ये दो अलग अलग इस्टेब्लिश हो गए थे, ठीक है, जिसमें शाहू एक तरफ और दूसरी तरफ कोल्हापुर के रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी में ही हम क्या देखते हैं, इसी में ही हमें देखने को मिलता है कि कोल्हापुर के जो संभाजी द्वितीय होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भड़काने की कार्य जो है निज़ाम करता रहता है, ठीक है। तो उसी में ही हम देखते हैं कि कोल्हापुर को मतलब जो कोल्हापुर के शासक थे उनको बहुत ज़्यादा ये क्या करते थे, एक प्रकार से भड़काते थे, ठीक है। इसी कारण जो है इनमें 1728 में पालखेड़ा का युद्ध होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ, ठीक है। तो याद रखना कि ये निज़ाम एवं बाजीराव पहला जो है फर्स्ट, ठीक है, उनके बीच में हुआ। कब हुआ, तो 1728 में हुआ। कौन सी संधि हुई, तो 1728 में मुंगी शिवगांव की संधि होती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, 1728, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है चौथ एवं सरदेशमुखी की बात जो ये मुंगी शिवगांव की संधि है उसमें की गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी टर्म्स है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि गुजरात विजय की 1730 में जो है क्या हुआ था, बाजीराव के छोटे भाई थे चिमनाजी, ठीक है, चिमनाजी, ठीक है। और जो गुजरात था उसका सूबेदार था बुलंद खां, ठीक है, बुलंद खां। इनके मध्य क्या हो गया, चौथ तथा सरदेशमुखी का एक प्रकार से समझौता हो गया। शाहू ने गुजरात से कर वसूलने का अधिकार जो है जो एक सेनापति है त्र्यंबकराव दाभाड़े को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि दाभाड़े जो है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है और स्वतंत्र चौथ वसूली करने के वह डिमांड करते हैं, और साथ ही साथ यह जो होता है उसकी निज़ाम के साथ बहुत ज़्यादा संबंध थे। इसी के कारण हम देखते हैं कि दाभाड़े के साथ जो है बाजीराव प्रथम मतलब गुजरात पर आक्रमण कर देता है। इट मीन्स दाभाड़े पर आक्रमण कर देते हैं और इस आक्रमण से एक युद्ध होता है जिसको डभोई का युद्ध कहते हैं। तो पूछा जाता है कि डभोई का युद्ध कब होता है, तो 1731 में होता है। इसका परिणाम ये होता है कि सेनापति दाभाड़े जो गुजरात का सूबेदार था उस समय पे,
तो उसको मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है पिलाजी गायकवाड़ को जो है गुजरात की सूबेदारी प्रदान की जाती है। ठीक है, इट मीन सबसे पहले निज़ाम के साथ संघर्ष होगा पालखेड़ा का युद्ध, जो कब हुआ था 1728 में, और मुंगी शिवगांव की इसमें संधि होगी। इसके बाद वह गुजरात पर मतलब दाभाड़े पर आक्रमण कर देंगे। कब करेंगे? 1731 में। कौन सा युद्ध है ये? डभोई का युद्ध। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई है। तीसरा है संभाजी द्वितीय से संबंध। ठीक है, तो संभाजी द्वितीय जो है चचेरे भाई थे। ठीक है, और कोल्हापुर के यह शासक थे। तो देखिए, लेकिन जो है निज़ाम बहुत ज़्यादा भड़काते थे संभाजी द्वितीय को। ठीक है, इसी भड़कावे में आकर उन्होंने क्या किया, शाहू को आधा राज्य मांगा और आधे राज्य तो मांगा, साथ ही साथ दक्षिण के 6 सूबा जो है उसकी चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का भी अधिकार मतलब लेने का भी दावा इसने किया। इसी में ही हम देखते हैं कि बाजीराव जो है निरंतर संभाजी को समझाते रहे, लेकिन कुछ असर हुआ नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि 1730 में वारणा नदी के तट पर जो है संभाजी द्वितीय की पराजय होती है, और जब पराजय हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि 1731 में जो है वारणा की संधि होती है। ठीक है, तो ट्रेडी ऑफ वारणा कब हुई ऐसा पूछा जाता है, तो वारणा की संधि 1731 में हुई। ओके, क्लियर है? ओके, तो इससे क्या होता है, छत्रपति शाहू की सत्ता जो है उसको मान लिया जाता है इस संधि के तहत। तो ये कौन सी संधि है? वारणा की संधि। कब हुई थी? 1731 में हुई थी। तो ये बात आपको हाईलाइट कर लेना है। ओके, 3 बातें हमने पढ़ ली। अब मालवा विजय की ओर आते हैं कि मालवा जो है आधुनिक उज्जैन। ठीक है, हम देखते हैं कि यह जो मालवा है उत्तर एवं दक्षिण को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, और बालाजी विश्वनाथ जो है उन्होंने 1719 में जो है मालवा को अपने अंडर में ले लिया था, लेने में प्रयास किया था, लेकिन वह लेने में असफल हो गए थे। ठीक है, बाद में हम आगे देखते हैं कि 1728 में जो है मालवा पर मराठों ने अदाजी पवार जो होते हैं, ठीक है, अदाजी पवार एवं मल्हार राव होलकर जो है उनके नेतृत्व में आक्रमण किया, और तब जो है मालवा का सूबेदार कौन रहता है? गिरधर बहादुर रहता है। कौन रहता है? गिरधर बहादुर जो है वह रहता है। तो इसके विरुद्ध मतलब ये दोनों इस पर आक्रमण करते हैं। इसमें से एक युद्ध होगा जिसको हम अमजेरा का युद्ध कहेंगे, अमजेरा का युद्ध। ठीक है, ओके, चलिए, इसमें क्या होता है, यह जो गिरधर बहादुर है यह मारा जाता है। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ चुका है कि सबसे पहले बाजीराव जो है निज़ाम के साथ संघर्ष करेगा। कौन सा युद्ध होगा? पालखेड़ा का युद्ध होगा 1728, जिसमें मुंगी शिवगांव की संधि होगी। उसके बाद गुजरात पर जो दाभाड़े होते हैं, दभाड़े के विरुद्ध ये युद्ध करते हैं, जिसको डभोई का युद्ध कहा जाता है, जो 1731 में होगा। इसके बाद हमने देखा कि शिवाजी द्वितीय जो है इनके साथ एक संधि होती है, संभाजी द्वितीय जो है इनके साथ यह एक संधि होती है जो 1731 में रहेंगी, जिसको हम वारणा की संधि कहते हैं। इसके बाद मालवा विजय करने के लिए उनको अमजेरा का युद्ध करना होगा। ठीक है, अमजेरा का युद्ध। ठीक है, तो ये सभी बातें याद रखना है। आगे है बुलंदखंड के विजय। तो देखिए, बुलंदखंड राज्य मुगलों का ही मतलब इलाहाबाद की सूबेदारी में था, और मोहम्मद खान बंगश जो था इसके सूबेदार था। कौन? मोहम्मद खान बंगश। ठीक है, लेकिन ये बंगश जो है वह बुंदेले मतलब एक प्रकार से राजपूत थे। ठीक है, उनको क्या करना चाहता था? समाप्त करना चाहता था। इसीलिए बुंदेलों का जो नरेश थे छत्रसाल बुंदेला, उन्होंने बाजीराव से मदद मांगी थी और बाजीराव ने मदद भी की थी। ठीक है, तो 1728 में जो है मराठों ने मुगलों द्वारा विजित सभी बुंदेलखंड के जो प्रदेश छीने गए थे छत्रसाल को वापस कर दिए। ठीक है, साथ ही साथ छत्रसाल बुंदेला जो है उन्होंने बाजीराव को पेशवा मान लिया था। ठीक है, और दरबार भी इसके लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से बुंदेलखंड तक का अध्ययन हमने कर लिया है। अभी किस प्रकार से दिल्ली पर पहला आक्रमण करने वाले जो है कौन हो गए? बाजीराव
प्रथम रहेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, साथ ही साथ पुर्तगाली माने कि यूरोपियन शक्ति के विरुद्ध विजय प्राप्त उन्होंने किस प्रकार से की, ये सभी बातें जो है कल के सेशन में जानेंगे। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन जो है उसको देखते रहिए।